तो आज संडे है। आई होप आप लोगों की अच्छी कट रही होगी संडे में। और 28 तारीख को 28 सितंबर को एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रही है चैनल के ऊपर, तो उसके लिए बने रहना आप लोग। और मतलब बहुत कुछ है ना, अलग सा ही है, आउट ऑफ द बॉक्स। आई होप आप लोग उसे एंजॉय करोगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। तो इस हफ्ते हम लोग कह सकते हैं कि जो हाल है वो काफी सही रहा है, क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो जस्ट 2 मिलियन के पास थी, 2.086 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप हो गई है 2.384 मिलियन व्यूअर्स, विच इज गुड। और हम कह सकते हैं कि शायद ये एक रीजन हो सकता है व्यूअरशिप बढ़ने का, कि क्योंकि रोमन रेंज थे शो के ऊपर, तो बहुत सारे फैंस ने इस वजह से भी शो को जो है ट्यून किया होगा। तो जो भी है जैसा भी है, रॉ की व्यूअरशिप से तो काफी बेटर है। रॉ तो कहाँ 1.5 पे पहुंच गई है अपने वही पुराने वाले हालातों में, लेकिन स्मैकडाउन की व्यूअरशिप जो है काफी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के शो के बारे में। और एक बड़ा अजीब सा हमको सेगमेंट देखने को मिलता है। वो अजीब तो नहीं, वो बॉस जैसा हो गया था। जो वो फायरबॉल है, आपने देखा होगा कि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई थी। तो उसके पीछे रीजन ये था कि उसको प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया, कुछ जैसे जैसे उसको टेलीविजन में प्रेजेंट करना था, वो जो फ्लैश प्लेयर वाली थिंग है वो भी वर्क नहीं करी। तो इस वजह से जो है वो उतना सही नहीं लगा। और ये बात उसी टाइम रियलाइज हो गई ड्रू मैकिंटायर, कैरन क्रॉस को। और जो आपने वो फायरबॉल के बाद की पूरी चीज देखी ना, वो लो ब्लो लगाना, वो स्पाइन बस्टर लगाना, वो क्रॉस जैकेट लगाना, या फिर हर वो चीज जो हमने उस चीज के बाद देखी, वो सब कैरन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर ने करी थी, जबकि वो प्लान्ड नहीं थी। क्योंकि उनको लगा था कि जो फायरबॉल वाली थिंग है उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दोनों को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, ये जो चीज़ है वो सही तरीके से नहीं हुई है और नहीं हुई है। और इस वजह से जो है फिर उन्होंने इस वाले चीज़ को जो है आगे जाके बढ़ाया कि हाँ, लगना तो चाहिए भैया कि ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ हुआ है। तो ये जो है प्रोफेशनल्स हैं, ये इस तरीके से अगर चीज़ें कभी बुरी भी हो जाती हैं, मतलब एग्जैक्टली जैसे प्लान किया वैसा नहीं होती, तो फिर उसको भी इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। और वो चीज़ ड्रू मैकिंटायर, कैरन क्रॉस ने कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी करी। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत बुरी लिव मॉर्गन की धुलाई भी हुई थी कैंडलस्टिक से। लिव मॉर्गन ने की थी लेसी एवंस की। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेसी एवंस ने ट्वीट करके लिखा है, आई गॉट अ बैग मेड ऑफ ला 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 लाइक यू। और साथ में वो अनटिल नेक्स्ट टाइम करके जो है वार्निंग भी दे रही है लिव मॉर्गन को। वैसे लेसी एवंस फिलहाल तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है टेलीविजन के ऊपर, जैसे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ, चोटें काफी तगड़ी वाली सही है उन्होंने कल वाले लिव मॉर्गन के अटैक से। नेक्स्ट एमजेएफ और रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एमजेएफ जो है अपने आप में बहुत ईगो है उसके अंदर, वो एटीट्यूड लेके चलता है फिर क्या। अब रिसेंटली जो उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बातें कही है, शायद उससे आपको आइडिया कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके की सोच के हैं एमजेएफ। फर्क नहीं पड़ता कि वो एईडब्ल्यू के अंदर है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है, फिर किस प्रमोशन के लिए काम करते हैं। उन्होंने रोमन रेंस के बारे में कहा कि हाँ भैया, वो बंदा स्टड है, वो टोटल स्टड है। जो उसकी ट्राइबलिज्म वाली थिंग चल रही है वो बहुत बढ़िया है। अगर वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है और तुम किसी और कंपनी को नहीं देखते, तो भैया उन्होंने क्या बोला, इफ यू आर नॉट वॉचिंग यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि एमजेएफ किस तरीके की भावना रखते हैं, प्रो रेसलिंग के लिए थिंकिंग रखते हैं, भावना रखते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तुमको अशेम नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर तुम कुछ और देख भी रहे हो, मैं तो भाई हर चीज़ देखता हूँ, तुमको भी सारी चीज़ जो है देखनी चाहिए। ऐसा कह के एमजेएफ ने रोमन रेंस के बारे में कहा। आप देखो भैया, अगर बंदे के अंदर ऐसे ईगो या फिर एटीट्यूड है, तो रोमन रेंस कौन है इस समय, वो बंदा इसकी हर कोई तारीफें कर रहा है। तो एमजेएफ जो है उनके अगेंस्ट में जाके वो जो कूल बनने वाला फैक्टर होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ऐसे वो बन सकते हैं, तो वो चीज़ एमजेएफ ने यहाँ पे नहीं करी। एंड आई थिंक आपको ये समझाने के लिए काफ़ी होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि एमजेएफ ने क्या कहा, एंड उनकी थिंकिंग एग्जैक्टली वैसा नहीं है, वैसी नहीं है जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं। वॉर गेम्स के बारे में जल्दी से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो ट्रिपल एच ने वॉर गेम्स के बारे में क्या कॉमेंट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि क्योंकि ट्रिपल एच रेसलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर शायद डेंजरस स्पॉट और हो सकते हैं। और वॉर गेम्स तो ऐसा मैच है जहाँ पर तुम अपना करियर एंड बहुत ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें स्पॉट्स कर किए जा सकते हैं, स्पेशली जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, आपने नेक्स्ट के अंदर देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। तो ट्रिपल एच ने इसके बारे में कहा, भाई हमारा जो स्पोर्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंजरस है, हम इसको और ज्यादा डेंजरस नहीं बनाना चाहते। और उन्होंने ज्यादा ब्लड दिखाने के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ, ऐसे ब्लड दिखा के ही चीजें डेंजरस की जा सकती हैं। उनका फोकस ही बिल्कुल अलग है कि बस एंटरटेनमेंट को जो है प्रेजेंट करना फैंस के सामने, जिसमें सुपरस्टार्स को भी कम से कम हार्म हो। क्योंकि ट्रिपल एच ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जो वॉर गेम्स हमारी चीज रहेगी वो है सुपरस्टार्स की सेफ्टी। तो इससे उन्होंने क्लियर कर दिया कि भले आपको डेंजरस स्पॉट्स देखने को मिले या फिर कुछ भी हो, प्रायोरिटी में सुपरस्टार्स की हेल्थ रहेगी। क्योंकि अगर तुम एक मैच कर रहे हो और उसके बाद तुम है ना सालों के लिए गायब हो गए इंजरी की वजह से, महीनों के लिए, तो फिर इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज के ऊपर ट्रिपल एच वॉर गेम्स के अंदर बहुत ध्यान रखने वाले हैं। और ये देख के सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत सारे तो स्पॉट दिखते बड़े अच्छे लेकिन वो होते इतने खतरनाक है, अंदर से लगता है कि ये शायद हमारे साथ ही होगा। वो स्पॉट देखे इतना खतरनाक सा होता है वो, मतलब कि ऐसे दिल सा काम ज्यादा उसे देख के, सही बताऊं तो, कि सुपरस्टार्स ने ऐसा कैसे किया सुपरस्टार्स ने।
में, तो ये स्पॉट्स से जो है थोड़ा सा ऐसे ट्रिपल एच बच करेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट परोसने का काम उनका पूरा है। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो सैमी ज़ेन को ऑनररी ऊस की टी शर्ट मिलना। अब इसके ऊपर एजे स्टाइल्स ने क्या रिएक्ट किया देखो आप लोग। यहाँ पे वो ट्वीट करते हैं कि ये जो लोग हैं वो कुछ भी करते हैं टी शर्ट के लिए, पैथेटिक करके उन्होंने जो है सैमी ज़ेन से मजे ले लिए। अब इस पर सैमी ज़ेन ने रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि रोमन रेंस ने मुझे वाली टी शर्ट जो है गिफ्ट करी है और ये WWE शॉप के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर तुम डिसरिस्पेक्ट करते हो इस टी शर्ट की तो तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ब्लड लाइन की। माइट जस्ट कम टू रॉ ऑन मंडे टू सॉर्ट दिस आउट। और फिर वो याद में ये भी लिख रहे हैं कि भाई सोलो सिकोवा भी मेरे साथ ही आने वाला है। तो यहाँ पे आई थिंक सैमी ज़ेन ने मैच सेटअप कर लिया है ऑलरेडी और उनके साथ सोलो सिकोवा भी होने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों ये सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मतलब सोलो सिकोवा थोड़े साइलेंट किस्म के रहते हैं, सैमी ज़ेन इतने फुदकने वाले, तो जब बिल्कुल ऑपोजिट टाइप के तुम बंदों को एक साथ रख दो, जैसे रिडल और रैंडी ऑर्टन को हम लोगों ने देखा था, तो ऐसा कुछ भाई उस लेवल का रिडल और रैंडी ऑर्टन के बराबर का नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब फन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जब ये दोनों टेलीविजन के ऊपर होंगे। क्योंकि सोलो सिकोवा थोड़े से गुस्से में, रोमन रेंस को देख के भाई बंदे के चेहरे पर गुस्सा आया पता नहीं क्यों, तो ये बढ़िया जोड़ी हो सकती है अगर WWE इसके ऊपर काम करी। और एक्सपेक्ट करो कि शायद एजे स्टाइल्स वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच हो सकता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस ने भी वो जो अपनी पूरी गैंग के साथ एंट्रेंस करी थी उसके ऊपर रिएक्ट किया, आप लोग ट्वीट देख सकते हो। जस्ट रिमेंबर दैट यू गॉट टू विटनेस दिस इज व्हाट द मूवमेंट फील्स लाइक, #टॉप ऑफ द माउंटेन। और साथ में सैमी ज़ेन को भी टैग कर रहे हैं। भाई सैमी ज़ेन की तो दिल ही खुश हो गया, भाई टी शर्ट ही मिल गई, अब टैग कर रहा था फिर भी छोटी बात हो गई। तो इस तरीके से रोमन रेंस ने कल के स्मैकडाउन के ऊपर रिएक्ट किया है और फैक्शन तो बहुत तगड़ी लग रही है ब्लड लाइन की। अब सैमी ज़ेन भी देख के लग रहा है जैसा उनके साथ हुआ है कुछ टाइम तो एटलीस्ट अभी वो ब्लड लाइन के अंदर रहने वाले हैं, उनको ब्लड लाइन से कोई हटा नहीं सकता। एंड रोमन रेंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आने वाले मैचेस के लिए और अपनी बैकअप को अच्छा बनाने के लिए। कोडी रोड्स के बारे में आप लोग मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हो, तो रिसेंटली TMZ ने पकड़ लिया कोडी रोड्स को और बात करी उनसे, तो क्या तुम्हारी रिकवरी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उनसे पूछा कोई टाइमलाइन है रिटर्न की, तो फिर वही बात बोल रहे हैं कि WWE जो है मुझे स्टूपिड ही समझ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हूँ भी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे कोई डेट बता दी तो फिर मैं हाथ पर मान लूंगा उस डेट के आसपास वापस आने के लिए, तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। फिर उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हुए बोला कि हाँ फैंस को भी पता है कि कहाँ पे वो चीज़ हो सकती है, तो शायद वो वहीं पे हो जाएगी, कहाँ पे मेरा रिटर्न, और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स का रिटर्न। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा ऐसा गिव अवे कर दिया है कि शायद कोडी रोड्स रॉयल रंबल के अंदर ही आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई जगह उनके लिए हो भी नहीं सकती है, क्योंकि वो एक परफेक्ट सेटअप भी हो सकता है उनके मेंस रॉयल रंबल 2023 के एडिशन को जीतने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डबर्ग के रिटर्न के बारे में। तो गोल्डबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया, ये गोल्डबर्ग का वैसे मंथ ही चल रहा है, अभी भी उनके जो अब 25 साल उनके ऐसे पूरे हो गए हैं इस मंथ में, इस मंथ के अराउंड तो ऐसा भी कुछ समझ आने है, लेकिन गोल्डबर्ग का जो पूरा वो है उसको सेलिब्रेट तो कर ही रही है WWE इस मंथ। बट रिपोर्ट क्या है उनके बारे में, सऊदी के अंदर गोल्डबर्ग का आना जो है तय है अकॉर्डिंग टू करंट रिपोर्ट्स, और इसकी वजह से अक्टूबर के अंदर आपको गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको प्लान्स बताया था कि वीर महान के अगेंस्ट में पॉसिबली जा सकते हैं, एक और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, वो कोई दो नाम मैंने आपको बताया, दूसरा नाम जिसको याद आ रहा है वो बता देना कमेंट करके। तो ये ऐसे जो है दो नाम को लेकर WWE कंसीडर कर रही है, तो देखते हैं फिर अब जब गोल्डबर्ग वापस आ रहे हैं तो फिर क्या चीज़ें होती है उनके साथ। मैं आपको एक चीज़ कल बताई थी, मैंने आपको नहीं हाँ कल मैंने बताई थी कि रॉ का जो सीजन प्रीमियर है 10 अक्टूबर को, वहां पर डी जनरेशन एक्स आने वाली है, तो स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर के लिए भी कुछ WWE का प्लान है। देखो गंथर और शेमस का मैच तो WWE ने अभी से एडवर्टाइज कर दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन पॉसिबली वहां पर आपको एक जो चीज देखने को मिल सकती है वो है WWE के नए स्टेजेस को वापस लाना। अब सीजन प्रीमियर के टाइम पर ही अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो स्मैकडाउन रॉ के आए थे या फिर ड्राफ्ट में आए थे, तो ये दो पॉसिबल होती हैं चीजें। ड्राफ्ट तो अभी हो नहीं रहा क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो आएगी वो भाई नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के आसपास ही देखो, फिर उसके बाद ही WWE कुछ करेगी, तो सीजन प्रीमियर के अंदर आपको पॉसिबली नए स्टेजेस WWE के देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी अभी कुछ रिपोर्ट है, कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नई फ्रेश स्टार्ट जब WWE करती है तो फिर वो ऐसे स्टेज के अंदर भी चेंजेस कर देती है, तो शायद फिर वो चीज़ आपको जो है देखने को मिल सकती है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। एंड ब्रॉक लेसनर को हम लोग बहुत सालों से जो है वही वाला लुक में देखते हैं जो हमने उनको देखा है, लेकिन अचानक से भी उन्होंने रिसेंटली अपना लुक चेंज किया। बट रिसेंट में एक फोटो आई है ब्रॉक लेसनर का, इस फोटो से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखो जहां पर ब्रॉक लेसनर वही क्योंकि वो फार्म्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो वही अपना काम कर रहे हैं, और लुक देखो भाई ब्रॉक लेसनर का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं बाल तो हैं भाई पूरे पूरे वो पहले जैसे ही, लेकिन यहाँ पे जो बियर्ड है वो ब्रॉक लेसनर ने पूरी उड़ा दी और वही अपने बीस्ट वाले अवतार में कहीं ना कहीं आ गए। अब हेयर स्टाइल भी ऐसा ही है कि आपको ये लगेगा कि शायद बाल भी कटवा दें, लेकिन यहाँ पे वो पोनी टेल हल्की सी ऊपर उठी हुई दिख रही है। अब रिसेंट में हमने ब्रॉक लेसनर के लुक में चेंज देखा, अब ब्रॉक लेसनर के आने के चांसेस भी अभी रिसेंट में है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सऊदी में आएंगे, फिर वो रॉयल रंबल में आएंगे, फिर डे 1 के अंदर आएंगे,
और अगर ब्रॉक लेसनर ने लुक चेंज किया है और वो इसी लुक को कैरी करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमको उनके कैरेक्टर में भी चेंज देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये काउबॉय वाला ब्रॉक लेसनर ठीक है, एंटरटेन करता है, लेकिन ये वो अग्रेशन के साथ, वो इंटेंसिटी के साथ, वो जिस तरीके से डोमिनेट करता था वो वाला ब्रॉक लेसनर, वैसे हमको ब्रॉक लेसनर चाहिए। और अगर ब्रॉक लेसनर अपने इसी वाले लुक को मेंटेन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर चेंज देखने को मिल जाए वापस से फिर से, और वो हमको पुराना वाला ही बीस्ट देखने को मिले। अब मैं सही बताऊं मैं क्या चाहता हूं, मुझे कावा वाला ब्रॉक लेसनर भी पसंद है, लेकिन ये WWE इसको बहुत फर्जी किस्म का दिखाती है। अब वो बीच वाला ब्रॉक लेसनर बहुत तगड़ा है, तो मैं चाहता हूँ इसके बीच का कुछ हो कि एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है काउबॉय वाला, और वो अग्रेशन के मामले में बीस्ट बन जाए। तो इन दोनों का कुछ फ्यूजन करके अगर WWE किसी एक नए ही कैरेक्टर के साथ आ जाए, गिमिक के साथ आ जाए, थोड़ा सा चेंज करके, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज होगी, क्योंकि ये वाला ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, और अगर दाढ़ी वाड़ी नहीं भी उगाते ऐसे भी आते हैं तो वो भी आई थिंक चीज सही रहेगी। तो ये कुछ रिसेंट में WWE कर सकती है ब्रॉक लेसनर के साथ, इस वाले लुक को देख के शायद हमको हिंट मिल रहा है। बाकी आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।